मोशन चैप्टर है। सबसे पहले हमने देखा रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता टाइम के हिसाब से तो हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? मोशन। मोशन क्या था? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये मोशन किसके कारण हो सकता है? तो मोशन हो सकता है फोर्स अप्लाई करने पर। क्यों? क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन होता है कि किसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, या तो पुश कर रहा हूँ या तो पुल कर रहा हूँ, यानी कि पुश और पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल करने से जो भी चीजें हो रही है वो ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहा है? मोशन में ला दे रहा है। क्लियर है? अब हमें देखना है कि क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला था अगर हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। मैंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रही है उस पे हम फोर्स लगाएंगे किसी अदर डायरेक्शन से, उसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? चेंज, यानी चेंज इन डायरेक्शन। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आ रही है उस पे मैंने ब्रेक लगा दिया, इट मींस व्हाट? आई हैव अप्लाइड फोर्स ऑन इट। उस पे मैंने क्या किया? फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वहीं पे रुक जाएगा। और उसके बाद अगर हम उस ऑब्जेक्ट को अगर मतलब रेस्ट में उस पे हम अगर फोर्स लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मोशन में हो जाता है। यानी कि हमने कितने चीजें देखी? सबसे पहले देखा कि चेंज इन शेप एंड साइज, सेकेंडली देखा चेंज इन डायरेक्शन, उसके बाद हमने क्या देखा? स्टॉप एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने देखा मूव एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। उसके जस्ट बाद हमने देखा कि ये सारी जितनी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगे सारे किस चीज पे डिपेंड करता है? दैट इज द रेफरेंस पॉइंट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। और ये रेफरेंस पॉइंट है क्या? एक ऐसा पॉइंट जब से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना शुरू करता है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट क्या है? जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक रेस लगा दिया, ठीक है, कहा कि आप लोग दौड़ना शुरू करो, सब दौड़ने लगे। मैं थोड़ी देर बाद आया, तब तक देखा कि बहुत तेज दौड़ के आके खड़ा हो गया, बाकी सब दौड़ के भी आ रहे हैं। जो दौड़ के आके खड़ा हो गया मैं उसको देख के क्या कहूंगा? तुम गए क्यों नहीं भाई दौड़ने? ऐसा कहूंगा ना? क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो व्यक्ति कैसा था? रेस्ट में था। इसका मतलब कि व्हाट मैटर्स? मैटर इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से सारी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने देखा ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? जब हम पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चले जाते हैं तो उसी को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। क्लियर है? फिर हमने देखा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? देखो ना, लीनियर का मतलब होता है सीधा। ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ को कवर कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। कोई भी कार रोड पे घूम रही है, रोड क्या है? सीधी है, तो उसको क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब जो किसी एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। सर्कुलर ट्रैक देखा है ना, जिसमें 400 मीटर का ट्रैक होता है, जिसमें एथलीट रनिंग करते हैं, दैट इज व्हाट? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पाथ एक सर्कल में होता है। उसके बाद अगला हमने क्या देखा कि रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? एक फिक्स्ड एक्सिस पे कोई भी चीज रोटेट करती है अपने आप को। ठीक है, सर्कुलर और रोटेटरी में क्या अंतर है? सर्कुलर में पाथ सर्कल होता है और रोटेटरी में वो ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस पे घूमते है। जैसे पंखा घूम रहा है ना, फैन का घूमना क्या है? रोटेटरी है। ठीक है, जब फैन घूमता है तो क्या हो जाता है? रोटेटरी मोशन करता है। क्लियर है? उसके बाद ऑक्सिलेटरी क्या था? मैंने बताया कि एक फिक्स्ड एक्सिस होगा, एक बॉब को स्ट्रिंग से बांधेंगे और जब ये इसका मान लो ये इसका एक स्ट्रिंग है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या है? बॉब। बॉब को जब हम खींच करके ले जाएंगे तो दैट इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम से गया मीन से अगेन गया एक्सट्रीम से फिर आया मीन पे। जब इतना काम ये करेगा तो इसी को क्या कहेंगे? ऑक्सिलेशन। इसको क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहेंगे? ऑक्सिलेटरी मोशन कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखे थे कि जब यही ऑक्सिलेटरी मोशन जल्दी जब होने लगता है, किसी को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। कोई भी स्ट्रिंग को जब आप ऐसे टैप करते हो तो देखते हो ना वो मोशन जल्दी करता है, दैट इज व्हाट? दिस इज वाइब्रेटरी मोशन। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो कि अपने फिक्स्ड टाइम पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? क्या होगा? सर मैसेज आ गया क्लीन अप का, छोड़ दो ना, और क्लीन अप टिपो। पीरियोडिक मोशन क्या है? अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। क्लियर है आप लोग सभी को? और उसके बाद हमने पढ़ा कि यही
अगर अपने आप को रिपीट नहीं करेगा एक सर्टेन टाइम पर तो उसे नॉन पीरियोडिक कहेंगे। और नॉन पीरियोडिक में भी एक और चीज हमने पढ़ा कि जब वो अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअस चेंज करेगा दैट इज रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन आपको गैस में देखने को मिलता है। दैट इज द होल टॉपिक रिलेटेड टू मोशन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स के टाइप। देखिए कल हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो दो तरह से फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाए जा सकते हैं। एक क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर के फोर्स लगाते हैं, और दूसरा क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में बिना आए जो फोर्सेस लगते हैं उसको नॉन कांटेक्ट कहते हैं। तो कांटेक्ट में आकर के फोर्सेस कितने प्रकार के लगते हैं, जैसे कि मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए मैंने मसल्स का प्रयोग किया। एक बॉडी जब मसल्स का प्रयोग करके किसी चीज को पुश कर रही है दैट इज व्हाट, मस्कुलर फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स। ठीक है, मसल्स द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सेकेंड कैसे फोर्स लगेगा, एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस पे किसी एक ऑब्जेक्ट को जब मूव कराओगे तो उस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मान लो कि ये एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब मैं अगर इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, इसमें मूवमेंट हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पे भी तो एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है ना, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हमने तीसरा फोर्स देखा, कोलिजन फोर्स। कोलिजन वर्ड ही है कोलाइड। कोलाइड का मतलब कोई दो चीज टकरा गए, तो टकराए तो कुछ ना कुछ फोर्स से टकराए ना। तो अगर दो ऑब्जेक्ट के टकराने से जो फोर्स लगा है टकराते समय, उस फोर्स को क्या कहा गया है, कोलिजन फोर्स कहा गया। अब कोई भी मशीन किसी चीज को उठाने में या किसी चीज को कैरी करने में जो फोर्स लगा रही है दैट इज द मैकेनिकल फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय अ मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। कोलिजन फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कोलाइड। क्लियर है। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन कांटेक्ट का मतलब है कि बिना कांटेक्ट में आए फोर्सेस जब लगने लगते हैं तो दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट जो है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जब मैग्नेट किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में, तो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मतलब आयरन, इन सब के, ठीक है, आयरन कोबाल्ट वगैरह के कांटेक्ट, तो वो उस पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यानी कि उसे खींचने का प्रयास करेगा, और या फिर उसे धक्का देने का प्रयास कर। धक्का देने का प्रयास मतलब कि जब दोनों पोल एक साइड हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे, ऐसे फोर्सेस को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मतलब क्या कि फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट, यानी कि फोर्स अप्लाइड या फोर्स जनरेटेड बाय मैग्नेट। जब फोर्स किसके द्वारा जनरेट होगा, मैग्नेट के द्वारा जनरेट होगा, और ऐसे फोर्सेस को क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जितना यूनिवर्स में छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, और जिस फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मान लो मैं हूं, मैं भी किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब हमारे अगल बगल जितने ऑब्जेक्ट हैं मैं सबको अपनी तरफ खींच रहा हूं, वो ऑब्जेक्ट भी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब कि क्या मैं उधर चला जाऊं, नहीं, एक और फोर्स है जो हम लोग को भी खींच के रखा हुआ है, दैट इज द ग्रेविटी फोर्स। अर्थ द्वारा भी हमारे ऊपर लगा हुआ फोर्स, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा ना उतना फोर्स वो ज्यादा लगाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग खड़े हैं, चल रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, द फोर्स ऑफ एन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, कैसा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तीसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें वर्ड सुनो, स्टैटिक है, इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। अगर वो फ्लो कर रहा होता है तो क्या कहते हैं हम, करंट कह देते हैं। ठीक है, अगर वो फ्लो करता है तो करंट कहते हैं, और रुका है तो हम क्या कहेंगे उसे, स्टैटिक। स्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है मतलब कि जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों को जब ऐसे रब करोगे तो दो ऑब्जेक्ट पे चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। तुम लोग खेले नहीं हो जैसे पेन लेके ऐसे ऐसे करके, और तुम लोग ऐसे कागज को उठाते हो तो देखो ना उठ जाता है, तो कैसे उठता है, तो उन दोनों कागज और उस पेन के बीच में एक फोर्स लग जाता है। ठीक है, कागज और उस पेन के बीच में फोर्स लगता है, वही है क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय अ चार्जेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से अगर फोर्स लगे तो उसी को क्या कहेंगे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ, फोर्स का हमने डिफिनीशन देखा था कि फोर्स क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुल या पुश कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं जब पुल या पुश करते हैं और उसमें मोशन हो जाता है ना, उसी को मतलब कि यहाँ पर दिखाया गया है एक फॉर्मूले से कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यानी कि 1 kg, ध्यान समझिएगा आप लोग, 1 kg मास पे, 1 kg मास को अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर दें। अब एक्सीलरेट क्या है, बहुत ही सिंपल, बाइक में देखे नहीं हो, बाइक स्कूटी में ऐसे रहता है ना, ऐसे जैसे करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, तो ये जो करते हैं ना इस प्रोसेस को एक्सीलरेशन कहते हैं। जब ब्रेक लगा देते हैं ना तो उसी को डी एक्सीलरेशन कहते हैं, मतलब एक्सीलरेशन का अपोजिट। बहुत सिंपल है। तो एक्सीलरेशन क्या है कि जैसे हमने एक्सीलरेट किया स्पीड बढ़ गई, तो बहुत ज्यादा एक्सीलरेट नहीं करना, इतना ही करना है कि वो एक्सीलरेशन कितने का जनरेट हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जनरेट हो जाए, ठीक है। अब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, बहुत बड़ा टर्म है। इसका मतलब होता है कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड हर 1 सेकंड में बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला 1 सेकंड में वो 1 मीटर चला है, अगला 1 सेकंड में वो 2 मीटर चलेगा, फिर वही बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वही चीज 1 kg का मास हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगाओ, उसी को 1 न्यूटन कहेंगे, ठीक है। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट पे कितने तरह से फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर इधर से फोर्स लगाओगे तो इधर जाने लगेगा, मान लो दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाओगे तो बीच का बीच रह जाएगा, तब तक कोई और एक व्यक्ति आकर के इधर से ज्यादा फोर्स लगा दी, इधर से कम लगा दी, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगी। कुल मिला जुला के कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, यानी कि उस पर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। इसी कॉन्सेप्ट से हमने दो फोर्सेज और हमने देखे नेट फोर्स के हिसाब से, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर ओवरऑल फोर्स 0 लग रहा है चारों तरफ से तो बैलेंस फोर्स है, और अगर 0 नहीं लग रहा है तो अनबैलेंस। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगाएं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू कर दे, बैलेंस की अनबैलेंस, नहीं अनबैलेंस। कैसा फोर्स, अनबैलेंस। अनबैलेंस लगे तभी ना किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंपल है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये क्या हो रहा है बार बार, फ्रिक्शन देख लो। फ्रिक्शन में क्या है, फोर्स दैट अपोजेस द मोशन, एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन में 3 तरह के फोर्सेज होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्टैटिक क्या है, ध्यान समझिए, एक सरफेस है, उस पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं बट ये मूव नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना, ये है स्टैटिक। और अगर मैं एक सब ऑब्जेक्ट है, इसको सरफेस पे रखा और फोर्स लगाने से ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, देख रहा हूं, एक ही सरफेस ऑफ कांटेक्ट इस पे बना रहेगा, ठीक है, एक ही सरफेस ऑफ कांटेक्ट बना रहेगा, दैट इज द स्लाइडिंग। और रोलिंग क्या है, देखो ये रोलिंग है। रोलिंग में क्या हो रहा है, आप लोग नोटिस करिए, देखिए ध्यान से, हर बार जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना, हर बार सरफेस ऑफ कांटेक्ट जब चेंज होता है तो दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीनों फ्रिक्शन आप लोग समझ गए, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि इन फ्रिक्शंस के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। फ्रिक्शन आपको हेल्प करेगा वॉक करने में, फ्रिक्शन आपको ब्रेक, व्हील्स और ब्रेक के बीच में एक फोर्स जनरेट करे जिससे गाड़ी रुक सकती है, राइटिंग में आपके हेल्प करेगा, और अगर किसी दीवार पे आप हैमर कर रहे हैं उसमें, वॉकिंग में, बहुत सारे चीजों में हेल्प करेगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कंटिन्यूअस रगड़ते रहोगे तो हीट जनरेट कर देगा, यानी कि कभी कभी देखोगे मशीनों में आग लग जाती है, दैट इज वाई ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। और क्या होगा, कंटिन्यूअस अगर रगड़ रहा है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, यानी वियर एंड टीयर होने लगेगा, वो चीज नष्ट होने लगेगा या फिर फटने लगेगा। और लास्ट बस एनर्जी का लॉस होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। मान लो तुम लोग को एक दे दिया जाए बड़ा सा कोई भी ऑब्जेक्ट, कह दिया जाए कि यहां से लेकर के जाना है अपने घर, एक व्यक्ति है उसको खींचते हुए एकदम लेकर के जा रहा है, एक व्यक्ति उसको क्या करेगा, कुछ सिस्टम लगा देगा जिससे कि वो वहां से चला जाए, यानी कि जो खींच के ले गया होगा उसको तो वो एनर्जी का लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, क्लियर है। और लास्ट क्या पढ़े थे हम लोग कि इसी फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं, इसी फ्रिक्शन को हम बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं। तो
जूतों में आप लोग देखे हैं ना, जूतों में नीचे ग्लोव्स लगे होते हैं, मतलब कि समझ लो जो रनर्स होते हैं, देखे हो ना, नुकीले नुकीले स्पाइक्स वगैरह लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो फ्रिक्शन को बढ़ा सके। अब फ्रिक्शन जब बढ़ेगा तब क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ने से ही चीजें वो चलने में हमें मदद मिलेगा, दौड़ने में हमें मदद मिलेगा, फुटबॉल्स वगैरह भी खेलने में मदद मिलता है। अगला क्या था? अगला है कि टायर्स में ट्रेड्स होते हैं। मैंने बताया था ना, ऐसे ऐसे मतलब एकदम गैप गैप टाइप में हल्का हल्का होता है। क्यों होता है टायर्स में? क्यों? ताकि कि वो फ्रिक्शन जनरेट कर सके और इजीली वॉक कर सके। और उसको हटा दिए, एकदम प्लेन टायर रहेगा तो स्लिप करने लगेगा ना। ठीक है, ओवरऑल अगर एक लाइन में अगर हमें कहना हो किसी भी फ्रिक्शन का को अगर बढ़ाना है तो हम सरफेस को जितना रफ कर देंगे उतना सरफेस में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। और लास्ट इधर देख लीजिए, डिक्रीज कैसे करें? ऑयल या ग्रीस लगा करके मशीन्स में लगाए जाते हैं ताकि मूवमेंट हो। बाल एंड बियरिंग लगा करके गोल गोल लगता है, चेन वगैरह में देखोगे, उसमें देखोगे जो पैंडल वगैरह लगाते हैं उसमें होता है। और लास्ट सिंपल सा कह सकते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं तो उस सरफेस को स्मूथ कर दें। और इन्हीं सारे फ्रिक्शन के बातों को सुनते हुए हम फ्रिक्शन को किस नाम से जानते हैं? नेसेसरी एविल के नाम से जानते हैं, यानी कि मुझे जरूरत भी है और वो हमारा दुश्मन भी है। ठीक है, दैट्स द एंड।